नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जनमत का, जिसमें हम आपको तमाम खबरें विस्तार से बताते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे सुदर्शन कॉन्क्लेव की। एक ऐसा राष्ट्रीय मंच जहां देश की नीतियां, मंत्रियों की कार्यप्रणाली और सरकार की योजनाओं को जनता के सामने खुलकर, ईमानदारी से और पारदर्शिता के साथ प्रस्तुत किया जाता है। इस विशेष सत्र में हमारे बीच मौजूद रहे आज केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री चिराग पासवान जी, जो न सिर्फ युवा सोच के प्रतीक हैं बल्कि अपने मंत्रालय के माध्यम से भारत की खाद्य अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के प्रयासों में जुटे हैं। हमारे प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने उनसे बातचीत की और इस दौरान कई अहम और ज़मीनी सवाल भी उन्होंने पूछे, जो सीधे देश की आम जनता से जुड़े हुए हैं। इन सभी सवालों पर मंत्री चिराग पासवान ने स्पष्ट, ठोस और आत्मविश्वास से भरे जवाब दिए। हमारे प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने चिराग पासवान से उनके मंत्रालय के रिपोर्ट कार्ड के बारे में बात की। उन्होंने अपने रिपोर्ट कार्ड में क्या कहा, सबसे पहले रिपोर्ट कार्ड देख लीजिए। क्या कहा चिराग पासवान ने, वो सुनकर। से पहला प्रश्न यही पूछना चाहूंगा कि आपके सरकार ने और खास करके आपके मंत्रालय ने इस 11 वर्षों में क्या परफॉर्मेंस किया जो आप आपका रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखना चाहेंगे? पहले तो मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत धन्यवाद, आभार। आप लोगों ने इतने प्यार से, इतने स्नेह से मुझे सम्मान देने का काम किया, हृदय से आप सबका आभार। सबसे पहले मैं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के महत्व के बारे में 1-2 मिनट में बताना चाहूंगा। हुआ क्या है कि एक लंबे समय से फूड प्रोसेसिंग का सेक्टर जिस तरीके से एक्सप्लोर किया जाना चाहिए था या जितना एक्सप्लोर हो सकता था, वो हुआ नहीं। मैं इसके लिए विशेषता धन्यवाद करूंगा मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने इस विभाग की गंभीरता को समझते हुए, इसके महत्व को समझते हुए, जिस तरीके से इस विभाग में जरूरी नीतिगत बदलाव करने का कार्य किया, इस विभाग के लिए जरूरी राशि आवंटित करने का कार्य किया। एक लंबे समय से ये विभाग इन अ वे इग्नोर होके चल रहा था, बल्कि आज की तारीख में हकीकत है कि जितना महत्व खाद्य प्रसंस्करण का है वो उतना ही है जितना भारत में कृषि का है। आज जब हम लोग अपने किसानों की आय को दुगना करने की बात करते हैं, उनकी इनकम को बढ़ाने की बात करते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की बात करते हैं, मुझे लगता है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मेरा मंत्रालय फूड प्रोसेसिंग का निभाता है। आज हम लोगों को वो तस्वीरें अभी भी विचलित करती हैं जब हम लोग सड़क पर देखते हैं किसान अपने आलू टमाटर सड़क पर फेंक देते हैं। क्यों फेंकते हैं? क्योंकि वो इकोसिस्टम नहीं है हम लोग के पास। वो इकोसिस्टम नहीं है जहां से उनको वो होल्डिंग कैपेसिटी मिले, वो उसको रिटेन कर सकें और जब मार्केट में उनको उचित दाम मिले तब वो अपने खाद्य पदार्थों को मार्केट में बेच सकें। जब तक वो पूरा इकोसिस्टम का निर्माण नहीं होगा, जो पिछले 10 वर्षों से 11 वर्षों से हम लोगों ने करने का प्रयास किया, कोल्ड स्टोरेज की बनाने की हम लोगों ने बात की, अलग अलग प्रसंस्करण प्रोसेस करके कैसे पदार्थों को हम लोग मार्केट में लंबे समय तक हम लोग रख सकें, उसका हम लोगों ने प्रयास किया। नुकसान इतना बड़ा था कि यूरोप के कई देश वो अन्न खा सकते हैं। एब्सोल्युटली। और साथ ही में हम लोगों ने कई नई टेक्नोलॉजीज का भी हम लोगों ने इस्तेमाल किया, जिससे जितने भी पेरिशेबल फूड आइटम्स हैं, वेजिटेबल्स हों, फ्रूट्स हों, उसकी लॉन्जिटिविटी को हम लोग कैसे बढ़ा सके। अभी एक नई योजना भी हम लोग लेकर आए हैं इरेडिएशन की, जिसके माध्यम से जितने भी पेरिशेबल फूड आइटम्स हैं उसको लंबे समय तक आप उसको फ्रेश रख सकते हैं। ये तमाम कार्य अभी तक भारत में उस स्तर पर नहीं हुए जिस स्तर पर पिछले 70-75 सालों में हो सकते थे, जिसका नुकसान कहीं ना कहीं हमारे किसान भाइयों को भी हुआ, हमारे राजस्व को भी हुआ। और अभी तक जो एक सॉफ्ट पावर थ्रू फूड, प्रोसेस फूड जो हम लोग ग्लोबली बन सकते थे, हम लोग नहीं बन पाए। आज जब मैं ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे जाता हूं और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जब मैं इंटरेक्ट करता हूं विद द लीडर्स ऑफ दिस सेक्टर अक्रॉस द ग्लोब, उनसे मुझे इस बात का एहसास होता है कि भारत में कितनी क्षमता, भारत को कितना महत्व दूसरे देश देते हैं। ऐसे में धीरे धीरे हम लोग भी अपनी उस पहचान को मजबूत करने में हम लोग कामयाब हो रहे हैं।
कम ज्यादा डिबेटेबल, बट उस इकोसिस्टम को काफी हद तक हम लोगों ने सुधारने का हम लोगों ने कार्य किया। भारत एक बहुत बड़ा देश है। इफ यू लुक एट द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ आवर कंट्री, मैं ये मानता हूं कि अभी भी बहुत सारे कार्य इन टर्म्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग हम लोगों को करने की। चिराग पासवान ने आपने सुना, लेकिन जब बात आई भारत के समृद्ध व्यंजन और खान पान की विरासत को दुनिया तक पहुंचाने की, तो मंत्री ने बड़े ही आत्मविश्वास और स्पष्ट रणनीति के साथ अपना दृष्टिकोण रखा। वो भी देखिए। विदेश का नाम लिया, इसलिए मैं थोड़ा उसमें पूछना या जोड़ना चाहूंगा कि भारत के मसाले, भारत के व्यंजन, ये दुनिया में आकर्षण का बड़ा केंद्र रहे हैं और अभी भी है। भारत के भी कई ब्रांड यहाँ बैठे हैं जिन्होंने दुनिया को आबो स्वाद और वो स्वास्थ्य के साथ जोड़ कर दिया है। तो वो विषय भी और अधिक लोगों के पास जाना चाहिए। खास करके अमेरिका का पिज्जा एक जगह डिलीवर होता है, फिर अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक वही खाओ, ना वो हेल्थ का ध्यान रखा जाता है, ना प्रकृति का ध्यान रखा जाता है। एक उनका कोई प्रोडक्ट तैयार होता है और वो डोमिनेट करता है। तो हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं, हमारे हर अंतर पर जैसे जैसे प्रकृति बदलती है वैसे प्रोडक्ट बदलता है। और जबकि हकीकत है कि जितनी डाइवर्सिटी ऑफ फूड हम लोगों के पास है और जितनी लोकप्रियता हम लोगों की डेलिकेसीज की अक्रॉस द ग्लोब है, आप यकीन मानिएगा, आप भी ट्रैवल करते हैं और मैं भी जब जाता हूं और किसी विदेशी देश में अगर मैं किसी भारतीय रेस्टोरेंट में मैं जाता हूं तो वहां पे कई बार अकेला मैं ही भारतीय होता हूं और बाकी सारे विदेशी वहां पर होते हैं। तो वहां के लोग हमारी डेलिकेसीज को पसंद करते हैं, बस जरूरत है उसको व्यवस्थित तरीके से वहां तक पहुंचाने की। और इसमें मैं भारत की लीडिंग इंडस्ट्रीज का भी मैं धन्यवाद दूंगा कि आप सबके प्रयासों से भी काफी हद तक ये कार्य संभव हुआ है। केंद्र सरकार ने अलग से पीएलआई स्कीम हम लोग लेकर आए जहां पे हम लोग इंसेंटिवाइज करते हैं। हम लोग बड़ी बड़ी कंपनियों को विदेश में जाकर भारतीय खाद्य पदार्थों को प्रमोट करने का, उसकी ब्रांडिंग, उसकी मार्केटिंग करने के लिए भारत सरकार अपनी तरफ से विशेष योगदान देती है इस स्कीम के माध्यम से। और धीरे धीरे मुझे लगता है कि अब हम लोग वो फुटप्रिंट्स वहां पे बनाने में हम लोग सफल हो रहे हैं, बट इट्स अ वेरी लॉन्ग वे टू गो। अभी हमें जितनी क्षमता है हमें, मेरे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि आने वाले दिनों में भारत एक ग्लोबल फूड बास्केट के तौर पर दुनिया के सामने उभर कर आए। और वो क्षमता है हमें, ना सिर्फ अपनी जरूरतों को हम लोग पूरा कर सकते हैं बल्कि अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए विश्व के कई ऐसे देश हैं जिनकी जरूरतों का भी ध्यान भारत रख सकता है। इस दिशा में पिछले 11 साल में हम लोगों ने कार्य किया। हम लोगों ने मंत्रालय को लेकर कई नई योजनाएं हम लोग लेकर आए, पीएमकेएसवाई स्कीम के माध्यम से, पीएमएफएमई स्कीम के माध्यम से, जहां पे हम लोगों ने माइक्रो से लेके लार्ज एंटरप्राइजेस में आने वाले तमाम लाभार्थियों का हम लोगों ने इसमें ध्यान रखने का काम किया। अलग अलग जो मैंने बताया टेक्नोलॉजीज के माध्यम से, ग्लोबली जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जिसकी वजह से खाद्य प्रसंस्करण में हम लोग इस सेक्टर को और मजबूती दे सकते हैं, उस दिशा में भी पिछले 11 सालों में हम लोगों ने कई काम करने का प्रयास किया। देखिए, इस मंच पर जब हमारे प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहानके जी ने केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान से पूछा कि यह मंत्रालय युवाओं के लिए क्या योजनाएं लेकर आ रहा है, तो उन्होंने क्या कहा, ये जवाब जरूर सुनिए। रोजगार से भी एक बड़े पैमाने पर आपका फील्ड जुड़ा है और जो जैसे टूरिज्म में एक 27-28 लोगों की लाइन होती है एक टूरिस्ट के पीछे, वैसे एक उत्पाद के पीछे भी किसान से लेकर उसके मजदूर से लेकर पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टिंग, फिर स्टोरेज, फिर आगे लेकर ग्राहक तक जाने में सबसे ज्यादा लोग फूड से जुड़े होते हैं। तो ऐसे में एक बड़ा रोजगार देने का काम आपका मंत्रालय करता है, तो उसके लिए विशेष कुछ योजना? बिल्कुल, मुझे लगता है इसके माध्यम से, और जो मेरे प्रधानमंत्री की सोच है कि आज के युवा जॉब सीकर्स ही ना हो बल्कि जॉब गिवर्स की भूमिका में हम लोग आए, और मुझे लगता है उसमें इस विभाग की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। पीएमएफएमई की एक हम लोग की स्कीम है जो कि माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए ही है, जहां पे आज किसी गांव में रह रहा युवा या युवती या महिला या पुरुष इस स्कीम के माध्यम से एक एंटरप्रेन्योर की भूमिका में आ सकता है, एक उद्यमी बन सकता है। और ना सिर्फ वो खुद की जरूरतों को पूरा कर सकता है बल्कि अपने नीचे 5-10 लोगों को भी वो व्यवस्थित कर सकता है। और देश भर में कई हजारों लोगों ने इसका लाभ लेने का काम किया है। आज मुझे खुशी होती है कि जब मैं देश के दूर दराज के गांव में जाता हूं और वहां के इस लाभ के लाभार्थी जब आते हैं, इस योजना के लाभार्थी जब आते हैं और वो बताते हैं कि आपकी वजह से, और आप उनके पदार्थों को देखिएगा, ना सिर्फ उन्होंने अपने खाद्य पदार्थों का प्रसंस्करण खूबसूरती से किया है बल्कि
हम लोग जो हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करते हैं उसके माध्यम से उसकी कंप्लीट पैकेजिंग, उसकी मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग करना चाहें, डायरेक्ट सेलिंग करना चाहें, रिटेल में लेके जाना चाहें, वो पूरी व्यवस्था हम लोग तैयार करके देते हैं। मुझे लगता है युवा इसके लिए काफी आकर्षित भी हैं। हम लोगों के 2 इंस्टीट्यूट हैं निफ्टम के, जहां पे हम लोग विशेष तौर पर फूड प्रोसेसिंग को ही लेकर हम लोग उनको शिक्षित करते हैं। देखिए, खाद्य प्रसंस्करण के बारे में युवाओं को प्रशिक्षित यानी ट्रेनिंग उनको देने के लिए देश भर में 2 इंस्टीट्यूट हैं। इसके बारे में मंत्री चिराग पासवान ने विस्तार से बताया। बारे में थोड़ा सा बताइए। जो 2 इंस्टीट्यूट है ना, क्योंकि बड़े पैमाने पर युवा सुदर्शन को फॉलो करता है और हम चाहते हैं कि 100% आज 360 डिग्री लोगों के सामने आपका मंत्रालय का विषय जाए। तो मेरे लिए भी ये न्यूज है कि ऐसे 2 इंस्टीट्यूट है, तो वो क्या करते हैं, ये उसमें कैसे निफ्टम है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। उसको लेकर देश में ये मात्र 2, एक तमिलनाडु में तांजावुर में है, दूसरा हरियाणा के कुंडली में है। ये 2 इंस्टीट्यूट विशेष तौर पर युवाओं को शिक्षित करते हैं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से कैसे वो अपने आप को जोड़ सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे कई तरीके के R&Ds भी यहाँ पे होती हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के भी कई प्रोग्राम्स हम लोग निरंतरता में हम लोग यहाँ पर चलाते हैं। इन इंस्टीट्यूट के माध्यम से कई यंग स्टार्टअप्स भी हैं जिनको हम लोग प्रोत्साहित करके उनको विधिवत व्यवस्था तैयार करके देते हैं आने वाले दिनों में अपने स्टार्टअप्स को आगे लेकर जाने की सोच के लिए। मेरे मंत्रालय की ये मांग रही थी क्योंकि इसकी डिमांड इतनी है और युवा इतने ज्यादा इसके साथ अपने आप को जोड़कर देखते हैं, तो लंबे समय से हम लोग चाहते थे कि एक और निफ्टम की जरूरत हम लोगों को महसूस हो रही थी। साउथ में एक निफ्टम है, अप नॉर्थ में वहां पे एक निफ्टम है, कुंडली में एक और निफ्टम। मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी का कि इस बार के बजट में एक तीसरे निफ्टम की भी घोषणा की गई जो मेरे ही गृह राज्य बिहार में खुलने जा रहा है और वहां पे ये खुलेगा। और मैं मानता हूं कि इसके माध्यम से भी युवाओं को न सिर्फ जानकारी मिलती है बल्कि आने वाले दिनों में अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं अपने आप को उद्यमी के तौर पे स्थापित करने को लेकर, बिकॉज इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से कंप्लीट हैंड होल्डिंग हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। देखिए, देश भर में प्याज को लेकर राजनीति बहुत होती है, यहां तक कि कई बार सरकारें भी गिर गई। प्याज के स्टोरेज को लेकर केंद्र सरकार का क्या विजन है, क्या योजना है, इस बारे में हमारे प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से सवाल पूछा। तो हमारे बीच में कुछ किसान भी है, उन्होंने मुझे खास करके कहा कि प्याज को लेकर उसका स्टोरेज और उसके लिए आपका कोई योजना है या उसके लिए कोई भविष्य में, क्योंकि सबसे जल्दी खराब होने वाले में एटम में आता है। नहीं, बिल्कुल, और इसको लेकर भी हम लोग की स्कीम के फर्दर सब कंपोनेंट्स में ओजी की स्कीम्स हैं, ऐसी स्कीमें हैं जहां पे हम लोग कोल्ड स्टोरेजेस के माध्यम से या एपीसीज क्लस्टर्स के माध्यम से हम लोग ये व्यवस्था तैयार कर रहे हैं। इसका जिक्र मैंने खुद भी किया कि मेरे लिए ये चिंता का विषय है और वो तस्वीरें आपको विचलित करती हैं जब सड़क पर आप देखते हैं किसानों को इस तरीके से, जब वो अपने अन्न को सड़क पर फेंकते हैं और वो भी मजबूर होते हैं जब उनको उचित दाम ही नहीं मिल रहा। वो व्यवस्था तैयार करने में हम लोग तमाम इन योजनाओं के माध्यम से वो पूरा कंप्लीट इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। लॉन्जिटिविटी को कैसे बढ़ाया जा सके कि रेडिएशन का मैंने अभी जिक्र किया, ये एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से आप लंबे समय तक चीजों को फ्रेश रख सकते हैं। इसका भी लाभ आज की तारीख में कई किसान उठाने लगे हैं और इस व्यवस्था को और विस्तृत हम लोग कर रहे हैं। 50 नए इरेडिएशन यूनिट्स हम लोग आने वाले दिनों में लेकर आएंगे जिसका यूआई भी हम लोग, प्याज का भी होगा बिल्कुल, इसमें ये तमाम ऐसे पेरिशेबल फूड आइटम्स जो भी हैं, फ्रूट्स हों, वेजिटेबल्स हों, उसका इसमें ध्यान रखा जाएगा। मैं प्याज पर इसलिए जोर दे रहा हूं कि कभी प्याज के नाम पर दिल्ली में सरकार बदल गई थी और मैं भी वहां से आता हूं जहां सबसे ज्यादा प्याज होता है, तो अगर मैं नहीं पूछूंगा को पानी मेरे आंखों में लाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा प्याज पे जोर दे रहा हूं। मुझे लगता है आप लोग भी बढ़ेंगे आगे। अगली खबर की बात करेंगे क्योंकि भारत ने अपने दुश्मनों को साफ संदेश दे दिया है, आतंक अब बर्दाश्त नहीं होगा और ना ही उसे छिपने की कोई जगह मिलेगी। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के बाद अब भारत ने कूटनीतिक स्तर पर दूसरा प्रहार कर दिया है। आज भारत का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के 2 डेलीगेशंस विभाजित होकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पाकिस्तान के झूठ और आतंकवाद की हकीकत को उजागर करने के लिए रवाना हो गए हैं। 2 कूटनीतिक मिशन, एक उद्देश्य पाकिस्तान का पर्दाफाश। जी हां, पहला प्रतिनिधिमंडल संजय झा के नेतृत्व में जापान के लिए रवाना हो चुका है। दूसरा प्रतिनिधिमंडल जिसकी अगुवाई श्रीकांत शिंदे कर रहे हैं,
जो संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के लिए आज रात 9 बजे रवाना हो चुका है। ये टीमें जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया और यूएई जैसे देशों का दौरा करेंगी और इन देशों के राजनीतिक, रणनीतिक और सुरक्षा विशेषज्ञों के साथ संवाद स्थापित करेंगी। उद्देश्य एक है, दुनिया को यह बताना कि आतंकवाद पाकिस्तान की सरकारी नीति बन चुका है और भारत अब चुप इस पर नहीं बैठने वाला। आतंकिस्तान का सच उजागर होगा। दिल्ली एयरपोर्ट से रवाना होने से पहले संजय झा ने कहा कि हम पाकिस्तान के परमाणु झांसे को भी खत्म करेंगे। हम आतंकवाद को एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाएंगे और बताएंगे कि भारत केवल आतंकी ठिकानों को नष्ट कर रहा है, आम नागरिकों को नहीं। वहीं भाजपा सांसद बृजलाल ने कहा कि पाकिस्तान आज पूरी तरीके से आतंकिस्तान बन चुका है। हम दुनिया को ये बताएंगे कि कैसे वहां की सरकार, सेना और आईएसआई मिलकर आतंक को पालते हैं। बात का स्पष्ट संदेश है, आतंक और परमाणु ब्लैकमेल चलने वाला नहीं है। भारत ने अब साफ कर दिया है कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी अब सिर्फ एक औपचारिक नहीं बल्कि वह रणनीतिक मोर्चा बनेगी, जहां भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग, फर्जी कश्मीर नैरेटिव और मानवाधिकार की आड़ में छिपाए गए आतंकी समर्थन को दुनिया के सामने लाएगा। प्रतिनिधिमंडल सिंधु जल समझौता, मानवाधिकार का उल्लंघन और भारत में हुए आतंकी हमलों की श्रृंखला का अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ब्यौरा देगा। ये केवल एक कूटनीतिक दौरा नहीं है बल्कि एक रणनीतिक मुहिम है जो बताती है कि भारत अब हर मोर्चे पर रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक नीति अपना रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं था, यह भारत की नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का सार्वजनिक उद्घोष था। अब दुनिया को मजबूर किया जाएगा कि वो पाकिस्तान की दोहरी नीति को पहचाने। एक और आतंक के समर्थन में खड़ा रहना और दूसरी ओर शांति का ढोंग करना, ये अब नहीं चलेगा। ये बड़ा कूटनीतिक हमला हिंदुस्तान का है। 2 डेलीगेशंस रवाना हो गए हैं, बाकी के डेलीगेशंस सिलसिलेवार एक दिन पे रवाना होंगे। सभी की ब्रीफिंग हो रही है और सभी डेलीगेशंस अपने अपने निर्धारित देशों में जाएंगे और पाकिस्तान को बेनकाब करेंगे कि आखिर किस प्रकार से वो विक्टिम कार्ड प्ले करता है जब बात आतंकवाद की आती है, जब बात क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की आती है। बढ़ेंगे आगे। जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में मौजूद 9 बड़े आतंकी अड्डों को मात्र 25 मिनट की सर्जिकल कार्रवाई में ध्वस्त कर दिया, तब पूरा देश गौरव और गर्व की भावना से भर उठा। इस साहसिक सैन्य अभियान ने दुनिया को स्पष्ट संदेश भी दिया कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरतेगा और दुश्मन की जमीन पर घुसकर उसे मारेगा। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि ऐसे समय में जब भारत की सेना की वीरता और रणनीतिक पराक्रम की गूंज वैश्विक मंचों पर सुनाई दे रही थी, तब देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के चेहरे पर संतोष या गर्व के बजाय खामोशी और कड़वाहट दिखी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पूरे अभियान को छोटी सी जंग कह दिया और ये कहकर जिस तरह से सेना के शौर्य को उन्होंने हल्के में लिया, वह न केवल राष्ट्रहित के खिलाफ है बल्कि देश के उन वीर जवानों के बलिदान का भी सीधा अपमान है जो हर दिन सीमा पर अपनी जान की बाजी लगाकर देश को सुरक्षित रखते हैं। ऐसे बयान न सिर्फ भारत की एकजुटता को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान जैसे आतंकी समर्थक देशों को ये संकेत देते हैं कि भारत के भीतर भी ऐसे लोग हों जो अपने ही देश की कार्रवाई पर सवाल उठाते हैं। यह पहली बार नहीं है। देखिए, कांग्रेस ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों पर गैर जिम्मेदाराना रवैया हमेशा से अपनाया है, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक। हर बार कांग्रेस से सबूत मांगे, सवाल उठाए, सेना की नीयत पर शक किया। ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस की राजनीति अब राष्ट्रवाद और सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों का भी विरोध करने लगी है और उसको विरोध के चश्मे से देखती है। सत्ता की लालसा में वो इस हद तक चले गए हैं कि देश के दुश्मनों को अप्रत्यक्ष रूप से बल देने वाले बयान दे रहे हैं, उससे पीछे नहीं हटते। आज जब भारत आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है, जब पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारा जा रहा है, तब कांग्रेस ऐसे बयान देकर कई सवाल अपनी ही सेना पर सवाल खड़े करती है। क्या कांग्रेस भारत के साथ है या उसके विरोध की राजनीति इतनी अंधी हो चुकी है कि वो पाकिस्तान के सुर में सुर मिला रही है? क्या उसे सेना की वीरता पर भरोसा नहीं है या फिर उसे हर वो चीज गलती लगती है जो भारत की ताकत को दर्शाती है? अब इस मामले पर किस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, वो बयान आपको एक बार दिखा देते हैं। ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ
ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ನಾವೇನು ಈ ಘರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, पाकिस्तान ಕೆಲಸ ಅಂತೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಬರೇ कांग्रेस एक वो पार्टी थी जो कभी देश की बात करती थी। अब कांग्रेस है वो जो पाकिस्तान की बात करती है। कांग्रेस के कुछ नेता जिनको सुबह चीन याद आता है, दोपहर तक उनको तुर्की याद आने लग पड़ता है और रात आते आते पाकिस्तान याद आने लग पड़ता है। ये लोग देश का खाते हैं और विदेश का गुण गाते हैं। मैंने पहले भी कहा था, मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं, देशभक्ति खून में होती है। अगर सर्टिफिकेटों से देशभक्ति बनती तो रोहिंग्यों के पास और बांग्लादेशियों के पास यहां से ज्यादा देशभक्ति होती। राहुल गांधी जिस पार्टी के अपने आप को मुखिया अनक्राउंड किंग बताते हैं, वो खुद ही भारत के नेटिव नहीं है, उनकी माताजी देश की नहीं है, तो इसलिए उनके अंदर विदेशी जो बातें हैं वो कागजों से देशभक्ति नहीं आ सकती। अब उनके बयान के बाद गुलाम अहमद मीर कहते हैं थोड़ी सी एक्टिविटी हुई, 9 आतंकी कैंप तबाह कर दिए गए, 11 मिलिट्री बेस तबाह कर दिए गए, 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए, 70 से ज़्यादा पाकिस्तानी मिलिट्री के लोग मारे गए। पहली बार न्यूक्लियर पावर देश में इस प्रकार का पराक्रम दिखाते हुए सेना ने कार्रवाई की, तो उनके लिए छुटपुट घटना है, ये थोड़ी सी एक्टिविटी है। मतलब सेना का अपमान करना और पाकिस्तान के यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर की तरह बात करना। जो बात DGISPR बोल रही है, जो बात मुनीर बोल रहा है, उसी बात को बार बार बोलना, मतलब कांग्रेस और पाकिस्तान दोनों बोले एक ही जुबान। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी द्वारा आज भारत की सेना के अप्रतिम शौर्य और पराक्रम के प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर को छुटपुट घटना कहना न सिर्फ निंदनीय है, बल्कि भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम और 140 करोड़ भारतवासियों की भावनाओं का अपमान है। इससे पूर्व राहुल गांधी जी अनेक प्रकार के अवांछित और अनर्गल बातें करते हुए भारतीय विमानों और इनके बारे में न जाने किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, जो वो फितरतन पहले भी करते आ रहे हैं। पहले राहुल गांधी और अब खड़गे जी के बयान के बाद एक बात बहुत साफ हो गई है कि पिछले कुछ दिनों में इंडी गठबंधन के नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, ये कोई अनायास मुंह से निकले बयान नहीं है। ये एक सुविचारित, भारत विरोधी और पाकिस्तान को ऑक्सीजन देने वाली विचारधारा से पोषित होकर आने वाले बयानों की श्रृंखला है। उस मुर्शिदाबाद की, उस पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की, जिसमें हिंदू होना गुनाह था, जब टीएमसी शासन में जल्लाद भीड़ और सरकार के मौन ने हिंदुओं पर कहर ढाया। यह किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, यह पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की वो ज़मीनी हकीकत है, जहां अप्रैल के महीने में धर्म के आधार पर चुन चुन कर नरसंहार हुआ और राज्य सरकार मूक दर्शक बनी बैठी रही। कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट ने न सिर्फ इस विभत्स हिंसा की परतें उधेड़ दी, बल्कि यह भी साफ कर दिया कि राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार खुद इस खून खराबे की साथी या कम से कम उसकी मौन स्वीकृति की वजह थी। ये नरसंहार हुआ ही इसीलिए क्योंकि सरकार मौन रही, प्रशासन चुप्पी साधे बैठा। रिपोर्ट जो आई है हाईकोर्ट की, वो बताती है कि किस तरह से हिंदुओं के घर, दुकान, मकान, मंदिर, इन सबको चिन्हित करके जला दिया गया। पूरी की पूरी बस्तियां हिंदुओं की जला दी गई। कुछ तस्वीरें जो हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ दौरान हुआ क्या था, आप अंदाजा लगाइए। महिलाओं के सारे वस्त्र जला दिए गए ताकि वो अपना शरीर ढक भी ना पाएं। पानी के कनेक्शंस काट दिए गए थे ताकि घरों में लगी आग को उस पानी से वो बुझा ना पाए। सोचिए, ये कैसी राजनीति, संरक्षित बर्बरता थी। क्या ये सिर्फ दंगा था या धार्मिक सफाई की सुनियोजित योजना? और यह सब किसके नेतृत्व में हुआ, किसके शह पर हुआ? तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेता पार्षद महबूब आलम की अगुवाई में। जी हां, महबूब आलम ये वो तृणमूल कांग्रेस का पार्षद है जो उस दिन दंगे करा रहा था। रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि हिंसा पूर्व नियोजित और एक तरफा थी, हिंदुओं को ही निशाना बनाया गया। और सबसे शर्मनाक बात यह रही कि पुलिस, जो संविधान के रक्षक है, उसने पीड़ितों की पुकार तक नहीं सुनी। इस हिंसा के दौरान ना तो ममता बनर्जी ने कोई सख्त बयान दिया, ना कोई कार्रवाई हुई। उल्टा स्थानीय विधायक मौके पर आए और बिना हस्तक्षेप किए चुपचाप लौट गए। ये चुप्पी किसी असहायता का संकेत नहीं थी,
एक खतरनाक राजनीतिक चुप्पी थी, सत्ता की कुर्सी को खुश रखने वाली चुप्पी। क्या ममता बनर्जी ने दंगाइयों को बचाने की कोशिश की? क्या उन्होंने जानबूझकर पुलिस को निष्क्रिय रखा? क्या टीएमसी की सियासत अब उस स्तर तक गिर चुकी है जहां हिंदुओं की लाशों पर वोटों की गिनती होगी? अगर जवाब नहीं है तो फिर आज तक एक भी बड़ा दोषी गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई ममता बनर्जी की सरकार? क्यों किसी मंत्री या नेता को पार्टी से निलंबित नहीं किया गया? पश्चिम बंगाल की राजनीति में टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस की रणनीति अब जग जाहिर हो चुकी है। वक्फ बोर्ड कानून पर विरोध की आड़ में जिन तत्वों ने हिंदुओं पर हमला किया वो सिर्फ भीड़ नहीं हो सकती, वे राजनीति के पालित पोषित नरपिशाच हथियार थे। और सत्ता के शीर्ष पर बैठी ममता बनर्जी उन्हें रोकने के बजाय शायद उनकी राजनीतिक उपयोगिता देख रही थी। अब इस मामले पर क्या बयान आए हैं इस रिपोर्ट के बाद, वो भी आपको दिखाएं। आज न्यायालय द्वारा गठित एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार की हिंदू विरोधी निर्ममता अपने पूरे विद्रूप रूप में सामने आती हुई दिखाई पड़ रही है। इंडी गठबंधन और ये सेक्युलरिज्म के सो कॉल्ड सेल्फ चैंपियंस का नकाब पूरी तरीके से उतर गया है। इस फाइंडिंग में बहुत साफ साफ तौर पर तृणमूल कांग्रेस के नेता और एमएलए का नाम भी सामने आया है। तो ममता जी, ये तो आपकी पार्टी के बहुत महबूब नजर आ रहे हैं, आपकी पार्टी के बड़े प्रिय नजर आ रहे हैं। ये बात अब फाइंडिंग्स में बिल्कुल साफ हो गई। अब इसको आप पहलगाम से तुलना करेंगे तो पहलगाम तो एक्ट ऑफ टेरर था, इसको भी एक्ट ऑफ टेरर बोल रहे हैं तो बोलिए। फिर उसके बाद आपने ही कहा कि एक्ट ऑफ टेरर वुड बी एन एक्ट ऑफ वॉर। अब किसके खिलाफ वॉर करेंगे जरा बताएं। जांच होने दीजिए, जो जांच में निकल कर आएगा कानूनी कार्रवाई जिसने भी गलत किया उसके खिलाफ होनी चाहिए, होगी। लोकल काउंसिलर महबूब आलम, लोकल एमएलए, टीएमसी की तृणमूल कांग्रेस की, इनकी इन्वॉल्वमेंट पूरी तरीके से आ रही है। और ममता बनर्जी ने जो बात बताई थी कि बाहर के लोग आगे ये किए हैं, लेकिन ये कमेटी का रिपोर्ट हाईकोर्ट द्वारा निर्देशित जो कमेटी है उसका रिपोर्ट स्पष्ट रूप से दिखलाता है कि ममता बनर्जी उस समय झूठ बोली थी। और इस झूठ बोलने के कारण मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल के लोगों से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी ने स्टेट के लोगों को, जनता को गुमराह किया। देखिए, मुर्शिदाबाद लेकर बीजेपी डार्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये जो रिपोर्ट है ये कंप्लीट है या नहीं है, ये हमारा लीडरशिप एनालाइज करने के बाद हम लोग बताएंगे। लेकिन भाजपा जो कर रहे हैं, ये अहमद मालव्य और भाजपा लीडर जो कर रहे हैं, देखिए मुर्शिदाबाद का जो घटना है वो बुरा इंसिडेंट है, हम लोग सब लोग कंडेम किया। और उसके बाद ममता बनर्जी, ऑनरेबल सीएम और एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस जो करना था ममता बनर्जी कर दिया। पाकिस्तान के कुख्यात आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सह-संस्थापक आमिर हमजा के गंभीर रूप से घायल होने की खबर ने खुफिया हलकों और सुरक्षा एजेंसियों के बीच में हलचल मचा दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमजा को लाहौर के एक मिलिट्री अस्पताल में भर्ती कराया गया। आईएसआई यानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस की सख्त निगरानी में उसका इलाज चल रहा है। हालांकि इस हादसे की प्रकृति को लेकर कई विरोधाभासी दावे हो रहे हैं। सरकारी सूत्र कहते हैं कि एक घरेलू हादसा है और सोशल मीडिया और कुछ क्षेत्रीय सुरक्षा विश्लेषकों का कहना है कि इसको गोली मारी गई है। इन दावों की अब तक किसी भी आधिकारिक स्रोत से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हाल ही में लश्कर और जमात से जुड़े आतंकी रजुल्ला निजामनी उर्फ अबू सैफुल्लाह की गोली मारकर हत्या की गई। इसकी वजह से इस पर यानी आमिर हमजा पर भी, इस आतंकवादी पर भी संदेह बढ़ गया है। अब कौन है ये आतंकवादी वो भी जान लीजिए। आमिर हमजा कौन है जो आपको दिखाई दे रहा खून से लथपथ? देखिए, आमिर हमजा लश्कर-ए-तैयबा की स्थापना जब हुई 1987 में, तब उसमें जो 17 संस्थापक थे, इसके 17 आतंकवादी जो थे उस समय के, उनमें से एक था। लंबे समय तक जो लश्कर-ए-तैयबा है उसके प्रचार, फंडिंग, पब्लिकेशन यूनिट का प्रमुख रहा है। आतंक की विचारधारा को फैलाने में महारथी रहा है। हाफिज सईद और अब्दुल रहमान वक्की जैसे शीर्ष आतंकवादियों के साथ उसका गहरा संबंध है।
अमेरिका ने उसे 2012 में ही ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया था, जबकि भारत सरकार ने 2014 में उसे वैश्विक आतंकी करार दिया। जम्मू के सुंजवा ब्रिगेड मुख्यालय पर हुए आतंकी हमले में आमिर हमजा की रणनीतिक योजना का हिस्सा माना जाता है। यह आमिर हमजा आतंकी सफर इसका 1980 के दशक से शुरू हुआ, जब उसने अफगानिस्तान में सोवियत सेना के खिलाफ जिहाद में भाग लिया। इसके बाद वो हाफिज सईद के साथ मिलकर लश्कर की आतंकी गतिविधियों को संगठित करने में जुट गया। संगठन से जुड़ी एक चैरिटी फाउंडेशन और एक यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के बोर्ड का भी सदस्य रहा, जिसके माध्यम से लश्कर ने अपनी वैचारिक और आर्थिक जड़ें मजबूत की। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि आमिर हमजा भारत में कई बड़े आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड रहा है। उसकी गुप्त गतिविधियां और रणनीतिक कौशल लश्कर का ताकत की एक अहम स्तंभ रहे हैं। उसका घायल होना न केवल संगठन की वर्तमान स्थिति पर प्रश्न खड़े करता है, बल्कि पाकिस्तान के भीतर चल रही खींचतान और टूट को भी उजागर कर रहा है। जब तक आमिर हमजा ये जो आतंकवादी है, इसकी चोट के पीछे की असली वजह सामने नहीं आती, तब तक कहना कठिन होगा कि ये एक सामान्य दुर्घटना है या फिर आतंकी नेटवर्क के भीतर किसी तरह की कोई आंतरिक साजिश। लेकिन इतना तय है कि इस घटना ने लश्कर के भीतर की हलचल और पाकिस्तान की कथित सुरक्षा नीति पर एक बार फिर से प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह आतंकवादी की हालत गंभीर बनी हुई है, तो ये लश्कर तैयबा के नेटवर्क और आतंकी संचालन पर एक बड़ा असर पड़ेगा अगर ये मरता है तो, खासकर उन क्षेत्रों में जहां वो सक्रिय रूप से फंडिंग, प्रचार और रणनीतियां तय करता था। आने वाले दिन इस घटनाक्रम के और परतें जो हैं वो खुलकर सामने आ सकती हैं। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स ने एक बार फिर से अपनी तकनीकी दक्षता और सामरिक क्षमता का लोहा मनवाया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान द्वारा दागी गई चीन निर्मित PL-15E एयर टू एयर मिसाइल को भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिराया। यह न सिर्फ एक रक्षा उपलब्धि है, बल्कि वैश्विक सैन्य तकनीकी विश्लेषणों की दृष्टि से एक ऐतिहासिक मोड़ भी है। 9 मई को पंजाब के होशियारपुर जिले में एक खेत में PL-15E मिसाइल के टुकड़े मिले। 12 मई को इंडियन फोर्स ने इसे सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया। यह पहला मौका था जब किसी वास्तविक सैन्य संघर्ष में इस मिसाइल का प्रयोग किया गया और उसे लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही निष्क्रिय कर दिया गया। यह सफलता वायुसेना की तीव्र प्रतिक्रिया क्षमता, ट्रैकिंग सिस्टम, रडार नेटवर्क की मजबूती की परिचायक है। यह दिखाता है कि भारत केवल आधुनिक हथियार रखता ही नहीं है, बल्कि सटीक और प्रभावी उपयोग करना भी जानता है। ये PL-15E किस प्रकार की मिसाइल है, इसको हमने फुस कर दिया, वो भी जरा समझ लीजिए इसके बारे में। देखिए, PL-15E चीन की नवीनतम और अत्याधुनिक एयर टू एयर मिसाइल है। PL-15E आमतौर पर चीन बेचने के लिए ही इस्तेमाल करता है दूसरे देशों को। आपको बता दें, यह AESA यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैंड RE रडार तकनीक से लैस होती है और इसे लॉन्ग रेंज टारगेटिंग के लिए डिजाइन किया गया है। यह मिसाइल पाकिस्तान ने अपने JF-17 फाइटर जेट से दागा था, यह भी चाइनीज ही है। लेकिन भारतीय रक्षा प्रणाली ने इसे न सिर्फ ट्रैक किया, बल्कि हवा में ही इसको निष्क्रिय कर दिया, उसको गिरा दिया। रडार सिग्नेचर, मिसाइल का रडार कैसे काम करता है वो भी समझ लीजिए। प्रोपल्शन सिस्टम, इसकी मोटर और फ्लाइट टेक्नोलॉजी गाइडेंस यूनिट, लक्ष्य तक पहुंचने वाली प्रणाली है। AESA रडार टेक्नोलॉजी, उच्च स्तरीय दिशा निर्देशन प्रणाली। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड जैसे 5 आइज इंटेलिजेंस अलायंस के इस मलबे में गहरी दिलचस्पी उन्होंने दरअसल दिखाई है। फ्रांस, जो अपने राफेल फाइटर जेट में इस्तेमाल होने वाले मेटियोर मिसाइल को PL-15E की टक्कर का मानता है, उनकी तकनीकी ताकत को भी जानना चाहता है वो। अब जापान, जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता को लेकर सजग है, इस मलबे का विश्लेषण में से अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को और उन्नत वो बनाना चाहते हैं। इसलिए इन सभी बड़े देशों की दिलचस्पी है कि जरा देखें समझें कि भारत ने जो चाइनीज मिसाइल गिराई है वो उसमें अंदर क्या क्या चीज़ें लगाई गई हैं। इन देशों का उद्देश्य है कि रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए चीन की रक्षा क्षमता और मिसाइल टेक्नोलॉजी को समझा जाए, उससे निपटने की रणनीति बनाई जाए। इस घटना ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि भारत अब केवल एक प्रतिक्रियाशील शक्ति नहीं रहा है,
बल्कि एक रणनीतिक और तकनीकी रूप से दक्ष देश बन चुका है, जो दुनिया के सबसे खतरनाक माने जाने वाली मिसाइल टेक्नोलॉजी को भी चुनौती दे सकता है। भारतीय वैज्ञानिक, खुफिया एजेंसियां और वायुसेना के संयुक्त प्रयास ने यह दिखाया है कि भारत आज केवल सीमा की रक्षा नहीं कर रहा है, बल्कि वैश्विक सामरिक संतुलन में एक निर्णायक भूमिका निभा रहा है। PL-15E की हवा में तबाही केवल एक मिसाइल की असफलता नहीं है, बल्कि चीनी सैन्य गर्व को एक सीधा संदेश है। भारत तैयार है हर मोर्चे पर, हर चुनौती के लिए। आने वाले दिनों में इस मलबे से मिलने वाली जानकारियां, चीन की सैन्य रणनीतियां, उनकी कमजोरियां, इन सभी पर भी दुनिया का प्रकाश डालेंगे। इससे न केवल भारत बल्कि रणनीतिक साझेदारों को भी चीन की तकनीक को बेअसर करने में मदद मिलेगी। भारत की इस उपलब्धि को केवल एक ऑपरेशनल सफलता कह देना, इसलिए हम कह रहे हैं, नाकाफी है। यह हिंदुस्तान की वैज्ञानिक, सैन्य और रणनीतिक शक्ति का जीवंत उदाहरण है। चलिए इसी के साथ जनमत में आज के लिए बस इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।